तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बोहर एटॉमिक मॉडल, उसके 10 पोस्टुलेट हमने डिस्कस किए। आज हम बात करते हैं एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिट्स। ऑर्बिट के बीच एनर्जी गैप कितना आएगा। अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट, जो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर है उसकी एनर्जी हमारे पास कितनी आई थी, En इज इक्वल टू, एन मीन्स nth ऑर्बिट के लिए यह हमें मिला था -13.6 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 3 वैल्यूज थी, उनमें से मैं ये वाली पिक कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाली। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर जेड कितना होता है 1, तो E बन जाएगा -13.6 अपॉन एन स्क्वेयर, क्योंकि जेड तो 1 पुट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देखिए हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर फाइंड आउट करें तो E1 हमें मिलेगा -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो हमें मिलेगा -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, ये बन जाएगा -13.6 अपॉन 4, ये मिलेगा 3 क्या आएगा आगे 163.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं E3, वो हमें मिलेगा -13.6 अपॉन 3 का स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा -13.6 अपॉन 9, ये मिलेगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो देखिए हमें अगर एनर्जी गैप कैलकुलेट करना हो या एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स कैलकुलेट करना हो, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू है -13.6, सेकेंड ऑर्बिट में है तो -3.4 और थर्ड में है तो -1.51। अब अगर हम गैप की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास एनर्जी होगी -13.6 और इसमें होगी -3.4 और इसमें होगी -1.51। अब अगर गैप की बात करें, ये E1 है, ये E2, ये E3। E2 माइनस E1 फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच के एनर्जी गैप की बात करें तो वो हो जाएगा -3.4 माइनस ऑफ -13.6, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब अगर आप गैप की बात करें E3 और E2 के, E3 माइनस है E2 थर्ड माइनस सेकेंड ऑर्बिट, तो ये बनेगा -1.51 माइनस ऑफ -3.4, तो ये बन गया -1.51 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.4, तो ये हमें मिलेगा प्लस, आप यह माइनस कर लेना 9, 13, 5, 8 आ जाएगा और यहाँ हमें मिल जाएगा 1, तो प्लस 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब ध्यान दीजिए ये गैप कम हुआ है और ये गैप क्या था, ज़्यादा था। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है या जैसे जैसे हम दूर वाले ऑर्बिट की बात करते हैं तो उनके बीच का एनर्जी गैप क्या होता जाता है, कम। तो लिख लीजिए एनर्जी गैप बिटवीन स्टेशनरी ऑर्बिट्स decreases
as move away from न्यूक्लियस से जितनी दूर जाएंगे, इन ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी गैप क्या होता जाएगा? कम। सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप सेकंड और फर्स्ट में है, उसके बाद थर्ड और सेकंड में है, उसके बाद फोर्थ और थर्ड में है। क्लियर है? जैसे जैसे हम दूर जाते हैं एनर्जी गैप कम होता जाता है इन दो ऑर्बिट्स के अंदर। और अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठ के यहाँ जाना है, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको ग्राउंड स्टेट। और इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। या फिर एनर्जी लेवल कौन सा है ये? सेकंड एनर्जी लेवल। यहाँ से उठ के अगर यहाँ जाना है तो इतनी एनर्जी का फोटोन उसको गेन करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि इसके बीच का गैप कितना है? प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताया है, जूल के अंदर कन्वर्ट कर लेना इसको। रिलेशन आपको बता दिया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो इतनी एनर्जी का अगर फोटोन है तभी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा पाएगा। और अगर इसको वापस जाना है तो ये इतनी ही एनर्जी का फोटोन रिलीज भी करेगा। क्लियर है? तो बोहर मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है बोहर ऑर्बिट के अंदर वो होती है नेगेटिव। और क्या मिली थी हमें वो? En इज इक्वल टू -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये नेगेटिव क्यों आया? रीज़न क्या है इसका? ये नेगेटिव सिंबल क्यों लगाया गया? तो क्या रीज़न है इसका? ध्यान दीजिए, अगर इसको मैं यहाँ न्यूक्लियस कंसीडर करता हूँ और इलेक्ट्रॉन पड़ा है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर न्यूक्लियस पड़ा है वो भी किसी ऑर्बिट के अंदर होगा, ठीक है? तो उसकी एनर्जी हम क्या मान के चलते हैं? 0 मान के चलते हैं जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। क्लियर है? क्योंकि न्यूक्लियस के साथ उसकी अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो जैसे जैसे ये न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ आता है तो एनर्जी क्या करता जाता है? रिलीज। क्या करता जाता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, then its energy is 0 as it approaches to nucleus। ये जैसे जैसे न्यूक्लियस को अप्रोच करता है it loses energy, ये एनर्जी लॉस करता है। ठीक है? और लॉस एनर्जी होगी तो इसका मतलब एनर्जी जब लॉस होती है तो क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू। सो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन बोहर ऑर्बिट इज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो 0, और जैसे ही इधर अप्रोच करेगा तो लॉस करेगा, 0 पे लॉस करेगा तो क्या किस में जाएगा? नेगेटिव में। तो इसलिए वैल्यू क्या होती है इसकी? नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव सिंबल की सिग्निफिकेंस पूछी जाए तो बता देना है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो सिग्निफिकेंस अगर लिखना हो हमें, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, तो क्या लिख के आओगे? नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस लिखो तो सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस, महत्वता। क्या लिखोगे? इट रिप्रेजेंट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव सिंबल लगाया जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का क्वांटाइजेशन होना। देखिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिट हमारे पास क्या आई थी? -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यह मिला हमें
यस और नो? ई एन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये हमें मिला। अब क्वांटाइजेशन से यहाँ आपका मीनिंग क्या है? क्वांटाइजेशन से मीनिंग आपका होना चाहिए डिसकंटिन्यूसली और डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, डिफरेंट, फिक्स। अब ध्यान दीजिए, रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या रह गई थी? रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूसली मूव करता है और कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं होता, उसने ये बात बोली थी। तो उसकी लिमिटेशन क्या थी कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करेगा और फिक्स ऑर्बिट ना होगा तो उससे क्या होगा कि उसकी कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस होगी और फाइनली वो किसकी तरफ चला जाएगा? न्यूक्लियस की तरफ। लेकिन बोर ने क्या बोला? फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। मीन्स अगर उसको दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज। सेकंड से थर्ड में जाना है फिर भी चेंज। लेकिन ये जो गैप है फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड सेम नहीं है, डिस्क्रीट है, डिफरेंट है। इसका मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus in certain orbits, और ये ऑर्बिट्स क्या हैं? स्टेशनरी। क्या हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं ये। इलेक्ट्रॉन इनके अराउंड, इनके अंदर रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। दीज स्टेशनरी ऑर्बिट्स या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन these orbits have fixed energy value. When electron excite to higher energy levels, then its energy changes discontinuously. डिसकंटिन्यूसली चेंज होती है इसकी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी गैप सेम नहीं है। बिकॉज एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिट्स इज नॉट सेम, वो सेम नहीं है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। क्लियर है? एन पे डिपेंड करना, उसका मतलब यह क्वांटाइजेशन एन पे डिपेंड करता है भाई, किस ऑर्बिट में है वो। फर्स्ट में है तो एनर्जी कुछ और होगी, सेकंड में है तो एनर्जी कुछ और होगी, थर्ड में है तो एनर्जी कुछ और होगी। चेंज होगी डिसकंटिन्यूसली, कंटिन्यूस चेंज नहीं होने वाला, जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी के। अब हम देखते हैं यूजफुलनेस क्या है बोहर एटॉमिक थ्योरी की। तो नेक्स्ट देखिए यूजफुलनेस और इम्पोर्टेंस ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट है, इट एक्सप्लेन्स स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम किस सेंस में एक्सप्लेन किया इसने कि एटम स्टेबल है? कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है और वो तब तक एनर्जी लॉस या गेन नहीं करता जब तक अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करता। मीन्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्टेन क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिनकी एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। इन सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट
लॉस और गेन एनर्जी when present in particular, एक ऑर्बिट में जब तक है तो वह एनर्जी ना तो लॉस करेगा और ना ही गेन करेगा। हाँ, उसको चेंज करेगा तो एनर्जी उसकी चेंज होगी, या लॉस करेगा या गेन करेगा, डिपेंड कर रहा है। हाइयर में जा रहा है तो गेन करेगा, हाइयर से वापस आ रहा है तो लॉस करेगा। क्लियर। सेकंड देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर आपने रेडबर्ग फार्मूला किया था, जिसकी डेरिवेशन हम किसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं, बोर एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन या रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट, वैल्यूज पुट करने से पहले हमें क्या मिला था, -2, आगे बोलना -2 पाई के स्क्वायर ई की पावर 4 m/h स्क्वायर, और पीछे था z² स्क्वायर। ये वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, हाइयर माइनस लोअर हमें पहले किसके लिए लिख लेना है, E2 के लिए। इसको हम क्या कहते हैं, En कह देते हैं, जनरल। तो पहले हम किसके लिए लिखेंगे, 2 के लिए, फिर हम किसके लिए लिखेंगे, 1 के लिए। तो पहले अगर 1 के लिए लिखेंगे तो क्या मिलेगा, -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 m/h स्क्वायर इंटू, अगर हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो Z कितना पुट कर देंगे, 1/n कितना पुट हो रहा है, 1। E2 सेकेंड ऑर्बिट की बात करें, -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, आप N1 यहाँ 1 2 नहीं N1 रख दो, N1 N2, तो क्या होगा, E की पावर 4 m/h स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, यहाँ 1/n1 स्क्वायर। अब हमें एनर्जी गैप कैलकुलेट करना है, तो हम कर देंगे E हाइयर माइनस E लोअर, E2 माइनस E1। यह हमें मिल जाएगा -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 m/h स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, माइनस, लेकिन माइनस पहले ही है, प्लस हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 m/h स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम की बात करें, सॉरी कॉमन, एलसीएम नहीं कॉमन, ये होगा डेल्टा ई, E2 माइनस E1 मीन्स डेल्टा ई। एलसीएम कॉमन आ जाएगा हमारे पास -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 m/h स्क्वायर। तो अंदर क्या बचा, 1/n2 स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो 1/n1 स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, मैं चाहता हूँ माइनस बाहर ना रहे, अगर मैं प्लस में कॉमन लेता हूँ तो ये वैल्यू माइनस की बनेगी, ये प्लस की, तो इसको आगे लिख लेते हैं और इसको पीछे लिख लेते हैं। ठीक है। अब आप अगर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, ध्यान देना, डेल्टा ई क्या होता है हमारे पास, h²। डेल्टा का मतलब 2 ऑर्बिट के बीच में एनर्जी गैप, और वो किसकी एनर्जी के इक्वल होगा, फोटोन की। ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है और उसको उठ के यहाँ जाना है तो कितनी एनर्जी गेन करेगा, E = h²। एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन गेन करेगा। ये है E2, ये है E1, इनका गैप कितना है, ये वाला डेल्टा ई, और वो किसकी एनर्जी के इक्वल होगा, फोटोन के। तो h² क्या बना, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 m/h स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो वैल्यूज़ अगर हम न्यू और लैम्डा की रिलेशन देखें तो क्या होता है, C = न्यू लैम्डा।
तो यहाँ से न्यू क्या बना, सी बाय लैम्डा। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 एम बाय एच स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। 1 बाय लैम्डा इधर रख लो, और 1 बाय लैम्डा किसके इक्वल होता है, वेव नंबर के। ये सारी चीज़ कहाँ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। तो 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 एम बाय एच का क्यूब हो जाएगा इंटू सी 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करो, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ई की वैल्यू 9.1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 19 पुट करो, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और सी कितना 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। ये सारी वैल्यूज़ पुट करने पे आपको जो वैल्यू मिलने वाली, नोट कर लो यहाँ तक, आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। ये वैल्यू मिलने वाली 109,768 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा वैसे ओवरऑल यूनिट्स, इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। यूनिट्स क्या आएंगे, सेंटीमीटर इनवर्स। हालांकि सी के यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड, और उसको सेंटीमीटर में लेके चलोगे आप, क्या कर दोगे, बाद में सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर है, एच जहाँ पे जूल है उसको भी सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। फाइनली आपको ये मिलने वाला है, जब सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो लिखना है आपने यहाँ पे बाय पुटिंग पाई 3.14 के 9 इंटू 10 की पावर 9, ई की वैल्यू एम एच सी, सारी सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगी। इसको फिर क्या कह दिया जाता है, रेडबर्ग कांस्टेंट आर एच 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। आर एच की वैल्यू अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते हो 1.09 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। ओके, और अगर हम लिखना चाहते हैं मीटर के अंदर तो डिवाइड में है ना सेंटीमीटर, तो डिवाइड में 10 की पावर -2 आएगा, ऊपर आके प्लस बन जाएगा मीटर इनवर्स। ये भी बन सकता है, ये वैल्यू लिखते हो तो भी सही है, ये लिखते हो तो भी सही है, लेकिन पीछे यूनिट स्पेशली आपको बताने हैं कि हम किस में बता रहे हैं। एसआई में बताओगे तो ये आएगा, जब आप सी की वैल्यू क्या पुट करोगे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये है ना। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड, जूल भी एसआई यूनिट्स हैं, तब ये वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पे। क्लियर, आपको फिर बाद में कन्वर्ट करना है उसको सेंटीमीटर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। फर्स्ट, जब मैंने आपको पोस्टुलेट करवाए थे बोला था, 7th पोस्टुलेट था शायद इसका, कि बोहर मॉडल किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसा, उसके लिए वैलिड है। तो यही इसकी लिमिटेशन है कि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन आए, मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए वैलिड नहीं होता। इट फेल्स टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिनके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन इसने नहीं करी। सेकंड, नो डाउट इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में बताया, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा का जो फॉर्मूला था वो बता दिया, लेकिन स्पेक्ट्रल लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में टूटती हैं, स्प्लिटिंग होती है उनकी। क्लियर है, उसको इसने नहीं बताया। इट फेल्स टू एक्सप्लेन, हायर क्लासेस के अंदर आता है ये, इट फेल्स टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ
स्पेक्ट्रल लाइंस in presence of magnetic field, उसको कहते हैं हम जी-मैन इफेक्ट, जी-मैन इफेक्ट। एंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, हायर क्लासेस के अंदर आता है ये स्पेक्ट्रा, जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। थर्ड, इसने शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में कोई बात नहीं करी कि CH4 मीथेन की टेट्राहेड्रल शेप है, अमोनिया की ट्रायगोनल पिरामिडल है, किसी की शेप के बारे में बात नहीं करी। इट फेल्स टू एक्सप्लेन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, shapes of molecules। next, फोर्थ आप लिख सकते हो इसमें, ये थर्ड तो हो गया कि इसने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बताया। इट फेल्स टू एक्सप्लेन ड्यूल नेचर ऑफ मैटर या ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, ठीक है, जिसको हम किससे पढ़ेंगे, डी ब्रोगली प्रिंसिपल से, डी ब्रोगली प्रिंसिपल नेक्स्ट लेक्चर में। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है, तो वो दोनों हम बाद में पढ़ेंगे। आप ये चारों लिमिटेशन कर लेना। आपको ई की वैल्यू पता चल चुकी है, अब इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल भी ट्राई करने हैं, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे डी ब्रोगली प्रिंसिपल की और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, दोनों की।